गुड इवनिंग बच्चों। इवनिंग सर। हाँ जी, कैसे हो? कुणाल कहाँ रह गया? से पूछ यार, 6:15 तक बोला था, पूछ ले एक बार। बोलता हूँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बच्चों। यार ये संजना, आपका जो वो था डाउट था वो क्लियर हो गया? नहीं सर, मुझे वो पूछना था आपसे। हाँ पूछ लो। चला रही कौन सा क्वेश्चन था बताना जरा। इलस्ट्रेशन 2.6 पेज 21 पे। हाँ जी, तो एक बार इलस्ट्रेशन 2.6 देख लीजिए, सब देख लीजिए पेज नंबर 21 पे। X came to India from America for the first time on 2 October 2018. He returned to his home country after staying in India. ठीक है, हाँ जी ठीक है। विद रेजिडेंट अमित बेटा, ये दो क्वेश्चंस है, इसमें 2 साल का निकालना है। एक तो असेसमेंट ईयर 1920 की बात हो रही है। सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर 1920 की जो बात हो रही है दैट इज प्रीवियस ईयर 1890। और एक जो है असेसमेंट ईयर 2021 की जो बात हो रही है दैट इज प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1819 प्रीवियस ईयर की। तो 1819 में वो कब आया? 1819 में वो आया है एक्स केम टू 2 अक्टूबर 2018। इसका मतलब अप्रैल 18, मई 18, जून 18, जुलाई 18, अगस्त 18, सितंबर 18, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 18, जनवरी 19, फरवरी 19 एंड मार्च 19। ठीक है जी। अब देखते हैं, तो अप्रैल 18 में वो था नहीं यहाँ पे, 0, मई में भी 0, जून में भी 0, जुलाई में भी 0, अगस्त में 0, सितंबर में 0। वो आया कब है? 2 अक्टूबर को आया। इसका मतलब कितने दिन हो गए? 21 और 22, 23, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 एंड 9, 30 डेज हो गए ना। 30 डेज इसके हो गए। और फिर वापस तो ये तो पूरा ही रुका। नवंबर के भी 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी 19 में 28 होते हैं और मार्च 19 में 31। तो ये कितने डेज हुए? देखो ये कितने डेज हुए? 120, 120 and 30, 150, 160, 70, 191 181 हो गए। 182 से कम है, 182 से कम है ये। यस और नो? यस। तो इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट हुआ, क्योंकि इससे पहले तो वो कभी आया ही नहीं था। इससे पहले वो कभी आया ही नहीं था, तो फर्स्ट टाइम आया था इस दिन। तो इसके लिए तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया इस साल के लिए। तो अब आइए 1920 में देखते हैं। 1920 में अप्रैल 19, जून मई 19, जून 19, जुलाई 19, अगस्त 19, सितंबर 19, अक्टूबर 19, दिसंबर 19, जनवरी 19, जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं तो वो कब जा रहा है वापस, कब जा रहा है वो होम कंट्री में अपनी? वो जा रहा है 28/9 को। 28/9 यहाँ कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे 28 दिन। इससे पहले आज अप्रैल में 31, सॉरी हाँ अप्रैल में 30, अप्रैल में 30 डेज। ठीक है ना। मई में 31, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31। ठीक है, और सितंबर के 28 और इसके बाद सारे 0। तो ये टोटल देखिए कितना हुआ, ये कितना हुआ टोटल? ये भी लेस है, ये भी कम है, 151 151 हो गए। ठीक है ना। तो 151 डेज है। अगेन इज अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अगर मान लो इसमें 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल भी हो जाती है, मतलब वो वाली 60 डेज वाली फुलफिल भी हो जाती है इस साल में, लेकिन इसने पिछले साल तो वो 4 साल में नहीं कर पाएगा ना कंडीशन फुलफिल। तो दोनों केसेस में नॉन रेजिडेंट। ओके ठीक है, चलिए। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब मैं आपसे एक पहले तक बात करना चाहता हूँ कि अब जो इस दोनों मतलब ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी हमारा हो गया और ये भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सैलरीज। सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खोल के रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे कराऊं, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। सबसे पहले तो समझते, मैं सब चीज आपको लिखवाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इनकम अंडर दैट सैलरीज में, अब सुनिएगा मेरी बात, जब मुझे लिखवाना होगा मैं डिक्टेट करूंगा, अभी मत लिखिएगा। इनकम अंडर दैट सैलरीज जो हमारा हेड है,
इस हेड में कौन सी इनकम्स आती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो इसका आंसर ये है बच्चों, जहां पर भी, यहां देखिएगा, जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होता है, जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होएगा, वो ही उसी एम्प्लॉई की इनकम सैलरीज में आएगी। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स लगे हुए हैं एज प्रोफेसर इन, मान लीजिए हंसराज कॉलेज, और इनको इस कॉलेज में से सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ, ठीक है। तो इनको 12 महीने की सैलरी मिली 6 लाख। तो ये जो 6 लाख है, ये इनकी इनकम अंडर द हेड सैलरीज मानी जाएगी, इनकम अंडर द हेड सैलरीज मानी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो अपना कुछ मतलब अलग से कोई काम करते हैं, वो टैक्स में थोड़े से ज्यादा अच्छे, वो सीए है। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज ने उनको बुलाया, मान लीजिए क्लोरीमल कॉलेज ने उनको बुलाया, और उसमें उन्होंने बोला कि आप हमारे पास एक लेक्चर दीजिए 2-3 दिन के लिए, आप हमारे यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करिए 3 दिन के लिए, और आपको हम हर दिन के 20,000 रुपीज दे। तो 20,000 इंटू 3 जो उसकी इनकम हुई, ये सैलरीज हेड की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि किरोड़ीमल जो भी पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर पी है, किरोड़ीमल ने पी को एम्प्लॉय नहीं किया है, ये एम्प्लॉय नहीं किया उन्होंने बस उनको बुला के अलग से सैलरी मतलब अलग से रेम्यूनरेशन दी है। तो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि वो सैलरीज हेड की नहीं है, तो ये किस हेड में जाएगी? ये जो इनकम जाएगी, ये आपकी जाएगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, क्योंकि ना तो ये आपका बिजनेस है, आपको हर रोज आप जाके सेमिनार नहीं करते हो, तो ना तो ये आपका बिजनेस है, ना ही आपकी सैलरी है, ना ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही आपकी कैपिटल गेन है। तो ये किस हेड की इनकम मानी जाएगी? ये मानी जाएगी अदर सोर्सेस की इनकम। ये बात समझ में आ गई आपको? ये चीज समझ में आ गई कि सैलरी सेट में कौन सी इनकम जाती है और अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम जाती है? ये बात समझ में आ गई? तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए सैलरीज के साथ क्वेश्चन में कैसे हमें मतलब अटेम्प्ट करना है। यहाँ देखिएगा, सैलरीज का जो आपको पता ही होगा कि पैकेज सिस्टम चलता है। पैकेज में क्या होता है, बहुत सी चीजें, जैसा अगर कोई कहता है कि मेरा 12 लाख का पैकेज है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी पर्सन का 12 लाख का पैकेज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पर मंथ सैलरी होनी चाहिए 1 लाख रुपीस। लेकिन अगर उससे बात की जाए तो वो पर्सन कहता है कि सर मेरे को तो अभी हैंड में 56,000 ही मिलते हैं या फिर 60,000 ही मिलते हैं। तो ये जो 40,000 उसके कटे मतलब गए, ये गए कहाँ? तो ये पैकेज में इंक्लूड होता है। तो आपको सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी थोड़ी ना मिलती है, आपको आने जाने का खर्चा भी मिलता है, आपको कन्वेयंस भी मिलता है, ट्रैवलिंग भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट भी मिलता है, ये भी मिलता है, पीएफ भी मिलता है, ये बहुत सी चीजें होती है। तो वो जितनी भी चीजें होती है, आपको कार अलाउंस वगैरह बहुत सी चीजें मिलती है, उन सब चीजों का हमें अब इस चैप्टर में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देखना है कि हर चीज का क्या ट्रीटमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन। ये हमारा इस चैप्टर का वो है, मतलब सारा क्रक्स है। तो हम टोटल में देखेंगे 20-25 चीजें मतलब ये भी कम बोल रहा हूँ, 30-35 चीजें मिलती है एक पर्सन को जो उसका कंप्लीटली पैकेज बनाती है, और हम वो सब चीजों का ट्रीटमेंट अब यहाँ देखने जा रहे हैं। अभी रुकिएगा, अभी कुछ मत लिखिएगा। जो टोटल सैलरी मिलती है एक बंदे को, जो टोटल पैकेज मिलता है, उसमें जैसे मैंने कहा 5 चीजें मिला के मिलता है, 5 चीजें, 5 ब्रॉड कैटेगरीज है। तो सैलरीज की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सैलरी, तो 5 चीजें क्या है? सबसे पहले तो कुछ बेसिक आइटम्स होते हैं जो हम आज करेंगे, इनमें हम 3 चीजें करेंगे। उसके बाद आते हैं कुछ अलाउंसेस, कोशिश ये करेंगे कि अलाउंस का एक अलाउंस आज करेंगे, एक अलाउंस। अलाउंसेस के अंदर फिर 5 कैटेगरीज होती है, वो हम बाद में करेंगे जब हम डिटेल में करेंगे ना। तो 5 कैटेगरीज होती है अलाउंसेस में, इसमें भी काफी सारे अलाउंसेस होते हैं, इसमें भी काफी होते हैं, इसमें भी काफी होते हैं, ऐसे अलाउंसेस करेंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है जो एक पर्सन को मिलती है, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का दूसरा नाम होता है फैसिलिटीज। फिर परक्विजिट्स के बाद आते हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसमें हम बात करेंगे ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड फाइनली फिर आपका आता है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। क्या होएगा?
ये मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल जो पैकेज होता है वो इन पांचों चीजों से बनता है। हर के अंदर बहुत सारे आइटम्स आने वाले हैं और हमें उनका टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उनको हमें किस तरीके से टैक्स करना होता है। तो अगर मैं आपको बोलूंगी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, अगर आपके सामने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग मान लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ये हम हर क्वेश्चन में बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 या 1920 लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमने बनाया, बाद में तीन कॉलम्स बनाए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे हमारे सामने आइटम्स आते रहेंगे। मान लो पहला आया बेसिक पे, लेट अस अज्यूम बेसिक पे आया, अगर तो ये फुली टैक्सेबल होता है, ये पूरा का पूरा इस पर टैक्स, हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी होती है, हमें एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल सैलरी निकालनी। तो अगर ये बेसिक पे पूरा टैक्सेबल है तो हम सीधा बाहर वाले कॉलम में डाल देंगे। मान लो एक नाम बता रहा हूँ, हम धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है हाउस रेंट अलाउंस। मान लो ये मिला, अब हाउस रेंट अलाउंस जितना एक पर्सन को मिलता है, अभी डिटेल में करेंगे, अभी आप दिमाग मत लगाइए कि क्या है, जितना एक पर्सन को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता, उसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस का जो पार्ट टैक्सेबल है उसको बाहर वाले कॉलम में रखेंगे और जो पार्ट एग्जेम्प्टेड है उसको अंदर वाले कॉलम में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हाउस रेंट अलाउंस यहाँ लिखेंगे रिसीव, जितना मिला हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे एग्जेम्प्ट, और अगर हमारे को अमाउंट पता तो यही लिख देगा, अदरवाइज लिखेंगे सी वर्किंग नोट, अदरवाइज हम लिखेंगे सी वर्किंग नोट 1। तो हमारे यहाँ पे एग्जेम्प्टेड पार्ट आ जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्सेबल HRA, हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम और भी, मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी होता है, तो ऐसे हम आइटम्स करते रहेंगे और फुल पोर्शन हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी होता है, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही करेंगे, रिसीव्ड हमने यहाँ लिख दिया, फिर लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट। सर आपका कैमरा सर। हाँ जी बोलो बेटा, एक सेकंड हाँ, अब आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते रहेंगे आइटम्स, ठीक है, ऐसे आइटम्स लिखते रहेंगे। लास्ट में क्या होगा, जब सारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आती है ग्रॉस सैलरी, हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हम तीन चीजें माइनस करते हैं, इस ग्रॉस सैलरी में से हम तीन चीजें माइनस करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3), लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). ये क्या क्या होता है समझ लीजिए, ये वो पहली 16(1)(a) होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) होती है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस, और 16(3) होती है हमारी प्रोफेशनल टैक्स। ये तीन माइनस करने के बाद जो फाइनली हमारे पास फिगर आता है वो होती है हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया कि हमारा इस चैप्टर में हमारा क्या रूल है, हमें क्या करना है। हमें हर आइटम का, मैंने कहा 30-40 आइटम्स है, हमें हर आइटम का क्या समझना है, एग्जेम्पशन निकालनी समझती है कि कितना उसका कितना पार्ट टैक्सेबल होता है और कितना पार्ट उसका एग्जेम्प्ट होता है। हमारा यही काम है इस पूरे चैप्टर में, और इस यही है बस। तो अगर आपको एग्जेम्पशन के रूल्स याद हो जाते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सी चीज में कितनी एग्जेम्पशन है, तो आपके लिए चैप्टर इजी है। बट वो ये कि वो इतने सारे हो जाते हैं रूल्स की, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना गया। वैसे ही आसान है। तो थोड़ा सा मैं आपको नोट लिखवाता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। अपने पहला नाम लेते हैं, बेसिक आइटम से काम को शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा सा लिखना शुरू करिए। लिखिए, इनकम अंडर दिस हेड विल कम, इनकम आपने नाम दिया चैप्टर का, इनकम अंडर द हेड सैलरीज,
और आप लिखना शुरू करेंगे इनकम अंडर दिस हेड विल कम only when someone only when an individual is employed only when an individual is employed under someone. Only when an individual is employed under someone. The point worth noting here is that there must exist the point worth noting here is that there must exist an employer-employee relation between an employer-employee relationship between an employer-employee relationship between the two persons. For example, Mr. X is employed as a lecturer in Hansraj College and is getting a salary of rupees 50,000 per month. Here the entire 6 lakh, the entire salary of 6 lakh, here the entire salary of rupees 6 lakh will be taxable under the head salaries. On the next line से लिखिए. On the other hand, if Mr. X is running his coaching institute and is approached by some college to deliver a lecture on taxation, for which he will be getting rupees 20,000 for 2 days, 20,000 for 2 days. Then in this case the entire remuneration received of rupees 40,000 will not be taxable. Underline करिए, will not be taxable under the head salaries. Rather it will come under the head other sources. बच्चों एक बार ना आप लोग उसके नीचे
ये बना लीजिए एक बार ना, ये नहीं, आप एक बार एक रफ फॉर्मेट बनाइए कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एक बार रफ फॉर्मेट बनाइए, एक बार रफ फॉर्मेट बनाइए कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से बनाइए। ये ऊपर वाला मत लिखना, नीचे का बनाइए। सर थोड़ा सा डिक्टेट कर दो सर, राइटिंग बहुत छोटी है। Statement showing computation of salary of Mr. X for the previous year 2019-20। आपने 3 कॉलम्स बनाए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। पहला बेसिक पे, वो सीधा बाहर वाले कॉलम में ले गए। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड अंदर वाले कॉलम में, लेस एग्जेम्प्टेड, सी वर्किंग नोट 1 अंदर वाले कॉलम में, और बाहर फिर टैक्सेबल अमाउंट। ऐसे ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऐसे ही सेम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड अलग से, लेस एग्जेम्प्टेड अलग से। उसके नीचे मैंने लिखा है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी टोटल किया, उसके नीचे 3 चीजें लेस करनी है, 3 डिडक्शंस लेस करनी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16(1)(a) ऐसे लिखना है। इसके आगे लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर थर्ड पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और फिर 16(3) लिखिए प्रोफेशनल टैक्स। उसके नीचे आपका आ जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। 16(3)(3)(a) क्या है? प्रोफेशनल सर 16(3) क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। सर ये जो 2 अमाउंट के हैं, फर्स्ट वाले अमाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? किसमें? 2 अमाउंट्स के हैं, सेकंड वाले में तो वो आता है जो क्या कहते हैं, जो टैक्सेबल है। नहीं, ये वाला। हाँ, ये तो टैक्सेबल वाला निकाला है आपने। हाँ, यहाँ पे जो मिल गया, जैसे जो मिला रिसीव हुआ एम्प्लॉयर से, इसमें से वो माइनस कर देंगे जो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। ठीक है ना? जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 पर मंथ दिया, तो 1,20,000 रिसीव हो गया। इसमें से हमने कैलकुलेशन करके निकाला 5,000 पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, तो 60,000 एग्जेम्प्टेड हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चों अब आप नेक्स्ट पेज पर लिखिए, अगर जगह है तो सर एक सेकंड सर, एक बात बताओ, 16(1)(a), 16(2) और 16(3) ये तीनों लेस हो रहे हैं? हाँ जी, ये तीनों लेस हुए। और उसके नीचे क्या लास्ट में? इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरीज। 1 मिनट रुक जाना सर। अब लिखिए इनकम अंडर द हेड सैलरीज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सर थामा 2 मिनट सर। सर 16(3) पे क्या लिखा है? 16(3) बेटा प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, लिखिए इनकम अंडर दैट सैलरीज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ
the following 5 heads. The following 5 heads ऐसे लिखिएगा एक बार. इसके नीचे 2-3 आइटम लिखिए. बेसिक पे, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस के नीचे 2-3 आइटम लिखिए. हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक्सेट्रा. परक्विजिट्स के नीचे लिखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, एक्सेट्रा. रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नीचे लिखिए ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, एक्सेट्रा. सर बेसिक आइटम्स में लास्ट वाला क्या लिखा है? किसमें? बेसिक आइटम्स में लास्ट वाला, बेसिक आइटम्स. बोनस. बोनस लिख लिया बच्चों? सर 2 मिनट. हाँ. ये फिफ्थ हेड है वो कौन सा है? किसका? लास्ट वाला हेड कौन सा है? फिफ्थ वाला रिटायरमेंट बेनिफिट्स में. पूरी साइड में राइट. आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोल यार, आवाज नहीं आ रही. क्या कह रहा है? लास्ट वाला हेड बता दो, लास्ट वाला हेड. प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी. प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी. सर एक बार रिटायरमेंट बेनिफिट्स पहले 2 डिक्टेट करवा दो. ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड. चलिए बच्चों, अब हेडिंग दीजिए. नाउ लेट अस सी द टैक्सेबिलिटी. नाउ लेट अस सी द टैक्सेबिलिटी of the various items. Now let us see the taxability of the various items included in the salary of the person, of the individual. Included in the salary of an individual. उसके नीचे आपने एक आइटम हेडिंग बनाई, बेसिक आइटम्स. 1 मिनट हेडिंग रिपीट करना सर. हाँ, now let us see the taxability of the various items
Now let us see the taxability of the various items included in the salary of an individual. सर एक बात बताओ, आपने पहली वाली क्लास में बोला था कि जो स्लैब्स होंगे वो चैप्टर 1 में होंगे, आपने वो करवाए नहीं सर, वो आप बाद में करवाओगे? चैप्टर 1 में क्या होएगा? स्लैब्स Yes. करा दूंगा, इस चैप्टर के बाद करा देता हूँ, इस चैप्टर के बाद स्लैब्स करा दूंगा। चलिए बच्चों, सबसे पहला भी लिखना मत, सबसे पहला आइटम क्या है? बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या होती है? जो एक बंदे की बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए उसको दी जाती है। ये बेसिक पे अभी मत लिखना, फुली टैक्सेबल होती है, तो सीधा ये हम बाहर वाले कॉलम में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक पे डी कैसे जाती है? कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आपको बेसिक पे स्केल के मोड के तरीके से बताई होगी, पे स्केल के तरीके से बताई होगी। तो अब ये समझते हैं कि ये पे स्केल कैसा होता है, क्या होता है, उसको कैसे रीड करते हैं। पे स्केल को रीड करने का तरीका होता है, लेट अस अज्यूम एक बंदे को बोला, एक पर्सन को ज्वाइन की उसने ऑर्गेनाइजेशन, उसने 1/6/2012 को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और उसको पे स्केल बताया कि इसका पे स्केल है 10,500, ठीक है, और 13,000, 1,000, 17,000 ऐसी पे स्केल इसको बताया है। ठीक है, अब इस पे स्केल को रीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। इसको रीड करने का तरीका होता है, और आपसे पूछा है कि कंप्यूट हिज बेसिक पे फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, ये पूछे कंप्यूट हिज बेसिक पे फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। तो इसको रीड कैसे करते हैं? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 जून 2012 से 31 मई 2013। ठीक है, जब से उसने ज्वाइन किया 12 महीने के आप लिखते रहिए। फिर 1 जून 2013 से लेके 31 मई 2014, फिर 1 जून 2014 से लेके 31 मई, एक कम होता है ना, जैसे ये साल कब खत्म होएगा, 1 जून 2012 से 31 मई 2015, फिर 1 जून 2015 से लेके 31 मई 2016, फिर 1 जून 2016 से लेके 31 मई 2017, फिर 1 जून 2017 से लेके 31 मई 2018, फिर 1 जून 2018 से लेके 31 मई 2019 और 1 जून 2019 से लेके 31 मई 2020। अब इसको रीड करते हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया आपकी सैलरी थी 10,000 रुपीज पर मंथ। जिस दिन आपने ज्वाइन किया आपकी सैलरी थी, आवाज कट रही है सर, एक बार अपना कनेक्शन देख। ये लिख लिया? ठीक है, सारा लिख लिया। फिर मैंने कहा जिस दिन आपने ज्वाइन सर आपकी आवाज कट रही है सर, एक बार अपना कनेक्शन देख लो। तो ठीक है यार, वो आपके में आ रही होगी दिक्कत, कोई नहीं, सही हो जाएगा, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, सही हो जाएगा। ये लिखा आपने, सबसे पहले आपका आ गया 10,000 पर मंथ। उसके बाद इसका कैसे रीड करते हैं कि आपके हर साल 500 रुपए बढ़ते रहेंगे जब तक आपकी सैलरी 13,000 नहीं पहुंच जाती। तो अगले साल कितनी हो जाएगी? अगले 12 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 10,000 पर मंथ। उसके बाद 11,000 पर मंथ, उसके बाद 11,500 पर मंथ, उसके बाद 12,000 पर मंथ, उसके बाद 12,500 पर मंथ, उसके बाद 13,000 पर मंथ। 13 पहुंच गई। जैसे ही आपकी सैलरी 13,000 होगी, अब आपका हर साल इंक्रीमेंट 1,000 का हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी अगले 12 महीने की सैलरी 14,000 पर। पहले 500 का इंक्रीमेंट हो रहा था, फिर जैसे ही 13,000 पहुंच गई सैलरी तो आपका इंक्रीमेंट 1,000 का हो जाएगा, तो 14,000 पर। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारा तो काम हो गया, ये आगे चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 17,000 नहीं हो जाएगी। तो उसके आगे का भी बता रखा होगा, मैंने आपको छोटा ही बताया। तो अगर अब मेरे को सैलरी चाहिए 1920 की, मुझे सैलरी चाहिए 1920 की, इसका मतलब मुझे कब से कब तक चाहिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 19, फिर जनवरी 20, फरवरी 20
एंड मार्च 20। ये चाहिए। अब मेरे को देख के बताइए इस पूरे टेबल में अप्रैल 19 किस में आ रहा है? अप्रैल 19 इसमें आ रहा है, ये अप्रैल 19 है, ठीक है ना? Yes, तो sir. अप्रैल 19 में सैलरी कितनी थी? 13,000। 13,500। फिर नहीं, मई में भी कितनी थी? 13,000, क्योंकि अप्रैल और मई यहाँ पे आ रहे हैं। फिर उसके बाद कितनी सैलरी हो गई? मार्च 2020 तक सैलरी हो गई नहीं, कुणाल तुमने गलत बोला। हाँ, ये 13,000 13,000 पर मंथ है, एक साल बाद बढ़ती है। तुमने ठीक है। 13,500 नहीं बोलनी, हाँ 13,000 पर मंथ, 13,000 ही रहेगी। ठीक है सर। उसके बाद अब ये सारे मंथ्स की सैलरी कितनी हो जाएगी? 14,000। 14,000। तो अब देखिए 2 मंथ्स की 13,000 प्लस 14,000 इंटू 10, इसको बोलते हैं पे स्केल। इसको इस तरीके से रीड करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये लिखवाता हूं थोड़ा सा, फिर पे स्केल का फिर नोट डाउन करके इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखिए पहला बेसिक आइटम्स। आप सॉरी बेसिक आइटम तो आपने लिख लिया, उसके नीचे लिखिए बेसिक पे। पहला लिखिए बेसिक पे। बेसिक पे के बारे में लिखिए बेसिक पे इज ऑलवेज fully taxable. Basic pay is always fully taxable. Sometimes it is shown by the help of a pay scale. अब ये एग्जांपल लिखिएगा पूरा, ये एग्जांपल कॉपी कर। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 1/6/2012 के आगे लिखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पे स्केल हमेशा उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आपने ज्वाइन किया, उससे 12 महीने काउंट होते हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उससे 12 महीने काउंट होते हैं। लिख लिया बच्चों? रुको सर थोड़ा तो। Yes, sir. सर इसमें साइड वाला भी लिखना है जो आपने ये हाँ जी 1920। हाँ जी लिखना है सारा।
पेज नंबर 42 पे इलस्ट्रेशन 4.1 एंड 4.2 करिए बच्चों। पेज नंबर 42 पे इलस्ट्रेशन 4.1 एंड 4.2। पे इलस्ट्रेशन 4.1 एंड 4.2। कौन सा पेज नंबर 40? 42 हाँ। हो गया बच्चों? हो गया सर। हो गए? दोनों हो गए? हाँ जी सर। समझ आ रहा है सबको? सर एक बार बताना 4.1 वाला। 4.1 का? हाँ चलो मैं पूर्वा आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, हो गया मेरा। चलो मैं आ आपको गया 4.1 सर, आ बता गया देता हूँ, यहाँ देखिए। आ गया, समझ में रहना तो सर। आ गया? चलो। हाँ संजना आपको समझ में आ रही है?
तो कर रही हूँ अभी ये वाला क्वेश्चन। जल्दी करो। चलिए बच्चों, अब सेकंड आइटम लिखिए, बोनस। इसके बारे में लिखिए बोनस। हमें बताइए क्या होता है जब एम्प्लॉयर अपनी खुशी से अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा अमाउंट देता है। तो बोनस इज एन अमाउंट विच इज पेड, बोनस इज एन अमाउंट विच इज पेड over and above the basic salary, over and above the basic salary. It is also fully taxable. It is also fully taxable. which is paid के बाद क्या बोला? It is over and above the basic salary. It is also fully taxable. कमीशन आपको पता ही है, अलग अलग तरीके की कमीशन मिलती है एम्प्लॉइज को। तो कमीशन भी हमेशा क्या होती है? फुली टैक्सेबल। कमीशन के बारे में लिखिए, इट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। अब बच्चों अभी यहां देखिएगा, अब हमारी पहली कैटेगरी जो है बेसिक आइटम्स, वो 3 हमारे हो गए। अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं अलाउंसेस। अभी मत लिखना, अब आप यहां ध्यान दीजिए। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस होती है एक फिक्स्ड पेमेंट। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को एक फिक्स्ड पेमेंट करता है एक पर्टिकुलर काम के लिए, कि जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरे को फर्क नहीं, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो नहीं भेजते हो, कौन से स्कूल भेजते हो, प्राइवेट स्कूल भेजते हो, गवर्नमेंट स्कूल भेजते हो। मैं आपके 2 बच्चों के लिए आपको 15,000 रुपए साल के दूंगा, पर बच्चा पर चाइल्ड मैं दूंगा आपको, मतलब मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा साल के। अब आपका कितना खर्चा लगता है वो नहीं लगता, वो आपका है। तो बेसिकली अलाउंसेस का मतलब होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको एक पर्टिकुलर रीजन के लिए पैसे देता है, वो उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अलाउंसेस हमें कितने सारे करने हैं। सबसे पहले भी मत लिखना, अलाउंसेस को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ब्रॉडली हम अलाउंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो हम आज करेंगे, और दूसरा होता है हमारा, दूसरी कैटेगरी होती है हमारी अदर नोटिफाइड अलाउंसेस। अदर नोटिफाइड अलाउंसेस। अदर नोटिफाइड अलाउंसेस में हम अगेन 5 कैटेगरीज होती है। ये तो एक ही है, HRA एक ही है। अदर नोटिफाइड अलाउंसेस में अगेन 5 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले पर्सनल अलाउंसेस, इसके नीचे हम 1 2 3 4 हम 4 करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर ये क्या लिखा है? पैरेलल अलाउंस। कौन से? ये नीचे अदर नोटिफाइड अलाउंसेस के पर्सनल पर्सनल। पर्सनल। हाँ, इसमें 3-4 करेंगे। फिर सेकंड कैटेगरी होगी हमारी ऑफिशियल अलाउंसेस, इसमें हम 6 करेंगे। अभी रुक जाइए, मैं लिखवाऊंगा अपना। फिर उसके बाद तीसरी होती है हमारी फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस मतलब आपको मिलेगा लेकिन आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। इसको फॉरेन अलाउंस भी कहते हैं। इसमें हम 4 करेंगे।
फिर आएंगे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, और लास्टली आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस हमें करने हैं। आज हम एचआरए शुरू करेंगे। अब आपको अच्छी बात बताता हूँ, सर ये तो बहुत सारे हो गए, बिल्कुल हो गए। आज हम ये शुरू करेंगे, हो सकता है आज की क्लास में खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है, इसको मतलब सबसे ज्यादा लेंदी और मुश्किल ही है। ये सारे करने में हमारे को आधा घंटा लगेगा, ये सारे करने में भी आधा घंटा लगेगा, और अकेले को करने में आधे घंटे से भी ज्यादा लगेगा। तो हम इसको आज शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपना इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप अलग से पेज पे, दूसरे पेज पे हेडिंग दीजिए अलाउंसेस। सर आखिरी में 3 एक बार डिक्टेट कर दो सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, अलाउंसेस लिखो, अभी लिखवाऊंगा, अलाउंसेस लिखो। Allowances refers to a fixed payment. Allowances refers to a fixed payment made by the employer to the employee for meeting certain expenses of official or personal nature, उसके बाद लिखिए various allowances are as follows. आप ना ये बनाइए, इनके नीचे की बाइफर्केशंस मत बनाइए, आप बस बड़ा बड़ा लिख लीजिए जो मैंने कैटेगरीज बनाई। Various allowances are as follows: house rent allowance, other notified allowances, फिर personal, official, fully exempt, fully taxable and entertainment. अब ऐसे लिख लीजिए, पर्सनल में हम 4 करेंगे, ऑफिशियल में 6 करेंगे, इसमें भी 4 करेंगे, इसमें 9 करेंगे और इसमें 1 करेंगे। आप ऐसे नंबर लिख लीजिए, इतने इतने अलाउंसेस हमें करने हैं, लेकिन सारे अलाउंसेस करने में आधा घंटा लगेगा। सर पर्सनल ऑफिशियल के बाद तीनों बता दो क्या फुली एग्जेम्प्ट और तो बाकी फुली एग्जेम्प्टेड में सिर्फ फॉरेन अलाउंस ही आता है। नहीं, इनको फॉरेन अलाउंस एक है, इसका फॉरेन अलाउंस कैटेगरी और भी है, 4 करेंगे टोटल, 4। अच्छा, 4 में से एक है। एक है, रहने दो, नाम नहीं लिखना, मत लिखो। और सर लास्ट क्या लिखा है? कोई फुली टैक्सेबल, दो कौन से? फुली टैक्सेबल और लास्ट एंटरटेनमेंट। थैंक यू। अब आप एक बड़ी बड़ी हेडिंग दे दीजिए नेक्स्ट पेज पे। अरे सर थोड़ा तो 1 सेकंड का सांस तो हाँ लेना यार, करो। तुम बोलो ना, रुक जाते हैं यार, तुम बोलो तो आज रोक ही देते हैं, क्या बात हो गई? वो आपके ऊपर है सर। हाँ देखो, तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, जैसे तुम कहोगे। हम आपके साथ है सर, जैसा आप बस ये हुई ना बात मैं बोल रहा हूँ, ये बस बाकियों का नहीं पता। है। बाकियों का नहीं पता। नहीं, बाकी भी सब साथी है। हाँ सर अब कर लो। ठीक है बच्चों, अब आप लिखिए पहली हेडिंग, हाउस रेंट अलाउंस।
अब बच्चों पेन वेन छोड़ दो, ध्यान सिर्फ यहां पे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये होता क्या है। तो ये आपका एम्प्लॉयर आपको देता है हाउस। हाँ बोलो पूर्वा, कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, अब आप सिर्फ ध्यान दीजिए, सुनिएगा। हाउस नाम से समझ आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रेंट, जो अगर आपका घर रेंट पे है, तो अगर आपका घर रेंट पे है तो उस आपका जो बर्डन है रेंट का, उसको कम करने के लिए आपको कुछ अलाउंस देता है। अब जितना अमाउंट आपको मिला, जैसे मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 रुपीज पर मंथ दिए, तो आपको 1,20,000 रुपए मिल गए। अब ये पूरा 1,20,000 एक तरीके से आपकी सैलरी है भाई, वो आपका एम्प्लॉयर आपको कोई भी पेमेंट दे रहा है तो वो एक तरीके से आपकी सैलरी का पार्ट है। लेकिन टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि हम आपको इस पर टैक्स ले और आप इस खर्चे से बेसिकली रेंट पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा रिलीफ हम भी आपको देते हैं। और ऐसा करते हैं कि हम इसका सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम कुछ पार्ट इसका माफ कर देंगे। समझ आई मेरी बात? हम इसका कुछ अमाउंट माफ कर देंगे। तो जो अमाउंट हम माफ करने जा रहे हैं उसको कहते हैं एग्जेम्पशन। और अब हम वही सीखने जा रहे हैं कि वो एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी, वो एग्जेम्पशन हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, तो जैसे आपका मेन क्वेश्चन हुआ, आपने उसमें बेसिक पे लिखा, कमीशन लिखा, बोनस लिखा, फिर आपने हाउस रेंट अलाउंस लिखा, रिसीव्ड, तो जितना भी आपका अमाउंट रिसीव्ड मिला, जैसे 1,20,000 मिला, वो आपने लिख दिया। अब आपने उसके नीचे लिखा लेस एग्जेम्प्टेड, उसके लिए आपने लिखा सी वर्किंग नोट। तो अब वो वर्किंग नोट हम बनाने जा रहे हैं कि कैसे अमाउंट एग्जेम्प्ट होएगा, कितना अमाउंट हमारा इसमें से एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी लिखवाऊंगा, अभी मत लिखना। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। फिर मीनिंग क्या होता है इसका, हाउस रेंट अलाउंस? हाँ, मीनिंग बताया ना आपको बेटा। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, तो मैं आपको 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा हूँ। ठीक है, 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो इस घर में रहते हो वो आप किराए पे रहते हो, तो उसका किराया देने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे एम्प्लॉय हो, तो आपका जो बर्डन है, किराए का जो बर्डन है, रेंट का जो बर्डन है, वो कम हो जाए, इसलिए मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ। अब आप अगर रेंट 20,000 की देते हो, 5,000 की देते हो, 8,000 की देते हो या नहीं देते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ आपको 10,000 रुपए देके। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। ठीक, तो आप देखते हैं अमाउंट, अभी मत लिखना, विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो घर है जिसके लिए वो मिल रहा है, वो कहां पे सिचुएटेड है। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिचुएटेड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगर वो इनमें सिचुएटेड है या फिर अदर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, वो दिल्ली नहीं माना जाता। ये प्योर दिल्ली की बात हो रही है, एनसीआर की बात नहीं हो रही। नोएडा हो गया, इनकी बातें नहीं हो रही, तो वो सब इसमें ही आएगा, अदर सिटीज में। तीनों लिमिट्स का हम 3 लिमिट्स पढ़ने जा रहे हैं। तीनों लिमिट्स का जो लीस्ट अमाउंट होएगा, जो भी लीस्ट अमाउंट होएगा, तीनों लिमिट्स का जो भी लीस्ट अमाउंट होएगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो। तो लिमिट्स क्या क्या है वो देखते हैं। पहली लिमिट, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। दूसरा है रेंट पेड, रेंट एक्चुअली पेड माइनस 10% ऑफ। यहां पे मैं अभी कुछ लिखूंगा, 10% ऑफ, अभी कुछ लिखूंगा, रुक जाओ। यहां पे भी सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। चलो मैं यहां लिखता हूं RBS। अभी बताओ वो क्या। सर आप क्या होगा कि अब आपके मन में डाउट ज्यादा होगा, सर सेम ही चल रहा है तो बाइफर्केशन क्यों की? बाइफर्केशन इसलिए की क्योंकि ये लिमिट अलग हो जाएगी। यहाँ पे है 50% ऑफ RBS, ये RBS है, ये RBS सेम है, और यहाँ पे वो लिमिट हो जाएगी 40%। तो मेट्रोपॉलिटन के लिए 50 है और अदर सिटीज के लिए ये लिमिट हो जाएगी 40% ऑफ RBS।
चेंज समझ में आया? मेट्रोपॉलिटन के लिए ये लिमिट है 50% और अदर सिटीज के लिए ये लिमिट है 40%। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो ये तो समझ में आता है सर, एचआरए में तो एचआरए आ जाएगा, रेंट एक्चुअली पेड में भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैंने कुणाल को 10,000 रुपए, मैं एम्प्लॉय हूँ, कुणाल मेरा एम्प्लॉय है, मैंने कुणाल को 10,000 रुपए पर मंथ दिए एचआरए, और कुणाल ने आगे जो रेंट एक्चुअली में दी है इस घर की वो 15,000 दी है, 15 तो कुणाल के लिए रेंट एक्चुअली पेड कितनी होगी? 15,000 फॉर 12। समझ में आ गई बात? 15,000 फॉर 12। ठीक है, अब 10% ऑफ आरबीएस क्या है वो बता दो सर। तो बेसिकली आरबीएस क्या होता है? आरबीएस होती है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। ये 3 चीजों का समेशन होता है, ये 3 चीजों का समेशन होता है। वो 3 चीजें क्या क्या सर वो भी बता दो। तो वो 3 चीजें है, सबसे पहली तो बेसिक पे, जितना भी बेसिक पे मिला है, जितना भी बेसिक पे मिला है सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा फुल। दूसरा कमीशन, लेकिन कमीशन के लिए 2 चीजें देखनी है। कमीशन इस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में तभी लेंगे जब वो सेल्स टर्नओवर की देखो, मतलब सेल्स टर्नओवर पे मिली है एम्प्लॉय को कि उसने इतनी सेल्स की तो उसको इतनी कमीशन मिली, और कमीशन परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि आपके हमारे एम्प्लॉय ने 10 लाख रुपीस की सेल की और उसको 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख कमीशन मिली। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज एक्सप्रेस्ड नहीं है तो यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेल्स टर्नओवर की बजाय किसी और चीज की कमीशन है, जैसे मान लो परचेज की है या किसी भी चीज की कमीशन है, तो भी यहाँ पे नहीं लेंगे। कमीशन यहाँ पे तभी लेंगे जब वो सेल्स टर्नओवर की होगी और परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगी। और तीसरी चीज क्या है बच्चों? ये चीज के लिए मेरे को आपको पता क्या करना पड़ेगा। अभी जो हमने अलाउंसेस पढ़े उसमें नीचे कैटेगरी थी, 4th कैटेगरी थी अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। जो अदर टैक्सेबल अलाउंसेस थे उसमें एक अलाउंस आएगा जो अभी हम धीरे धीरे बाद में करेंगे, बट क्योंकि उसका यूज यहाँ पे हो रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। उसका नाम होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है महंगाई की वजह से। मान लीजिए मैंने आपको रखा मैंने आपकी सैलरी, जब मैंने आपको रखा था आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ थी, और अब क्या हुआ, आप आराम से वो उसमें अपना घर का खर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे आपको पता है कोविड में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को अपना काम करने में, हर चीज पेट्रोल वगैरह बढ़ गया, तो अब वो 50,000 रुपए में एम्प्लॉय अपना काम नहीं चला पा रहा, घर नहीं चला पा रहा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ तेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ मैं तेरे को दूंगा डियरनेस अलाउंस के नाम के, जिससे तू ये महंगाई की जो तेरे को दिक्कत हो रही है वो सही हो, मतलब उसका थोड़ा सा देखो उसमें हेल्प मिल जाएगी। और जब ये इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी, जब वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं डीएनएस अलाउंस को विड्रॉ कर दूंगा, मैं रोक दूंगा। और अगर लगा कि डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई बढ़ गई है तो मैं डीएनएस अलाउंस बढ़ा दूंगा, अगर लगा महंगाई कम हो गई है तो मैं डीएनएस अलाउंस कम कर दूंगा। तो डीएनएस अलाउंस दिया जाता है महंगाई की वजह से, महंगाई को मीट करने के लिए एम्प्लॉय को एक हेल्प दी जाती है, उसको हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं। तो सर डीएनएस अलाउंस हमें कम लेना है, क्या हमें हमेशा लेना है डीएनएस अलाउंस? नहीं, डीएनएस अलाउंस हमें तब लेना है आईबीएस में जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस डीएनएस अलाउंस आल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सैलरी, और उसमें अगर परसेंटेज लिखी है कि 20% ऑफ द डीएनएस अलाउंस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने 10,000 पर मंथ डीएनएस अलाउंस दिया और लिखा हुआ है कि सिर्फ इसका 20% आईबीएस में जाएगा, तो मैं 10,000 का 20% 2,000 रुपीज आईबीएस में लूंगा, 8,000 रुपीज आईबीएस में नहीं लूंगा। तो 2,000 into 12 कितना हुआ? 24,000 मेरी आईबीएस सैलरी में ऐड होएगा। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? ओनली, अभी रुक जाइए मैं फिर समझाऊंगा सर आपको, टू द एक्सटेंट, ओनली टू द एक्सटेंट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ आईबीएस। अब बच्चों हुआ क्या, ये जब हम लॉ लिख रहे थे ना तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, रेंट एक्चुअली पेड माइनस 10% ऑफ, ये तीनों चीजें लिख देते ब्रैकेट खोल के, ऑफ बेसिक पे प्लस कमीशन प्लस डीएनएस अलाउंस, ये जो भी मैंने लिखा। लेकिन उससे लॉ कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता, कितनी बड़ी लाइन बन जाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया, इन तीनों को नाम लिख दिया, इन तीनों का एक अलग से नाम दे दिया, इन तीनों चीजों को मिला के बोला जाता है
इन तीनों चीजों को मिला के बोला जाता है आरबीएस। तो आरबीएस बेसिकली, आरबीएस कुछ नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी असली में कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाया गया है, ये सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाया गया है एचआरए की कंप्यूटेशन के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप अपना मेन क्वेश्चन जब करोगे, जब आपका मेन क्वेश्चन चल रहा होगा फर्स्ट पेज पे, सैलरीज का हर क्वेश्चन पे आपको पहले एक पेज पे मेन क्वेश्चन करना है, उसके वर्किंग नोट पीछे बनाने हैं। तो आपका मेन क्वेश्चन में बेसिक पे आ रहा होगा, कमीशन आ रहा होगा, बोनस आ रहा होगा, डीए आ रहा होगा, फिर आपको वर्किंग नोट में भी लिखना है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो बेसिक पे वगैरह तो हमने बाहर लिख लिया, फिर हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं। जो आपने बाहर लिखा है वही आपका मेन क्वेश्चन है, वही आपका मेन आंसर है। यहाँ हम सिर्फ उसको एक वर्किंग कैपिटल, सॉरी, एक वर्किंग नोट के लिए यूज करें। बाहर मेन क्वेश्चन में आपकी सारी कमीशन आएगी, जितनी भी एक एम्प्लॉय को मिली है वो सारी कमीशन आएगी। यहाँ पे हम सिर्फ वो कमीशन लेंगे जो कि सेल्स टर्नओवर की है और एक फिक्स परसेंटेज की है। बाहर हम सारा डीएनएस अलाउंस लेंगे, जितना भी एक डीएनएस अलाउंस एक एम्प्लॉय को मिला है एम्प्लॉयर से, वो सारा लेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ वो डीएनएस अलाउंस लेंगे जो कि मेंशन होएगा क्वेश्चन में कि दैट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आरबीएस। अब ये इसका जो ये टोटल आएगा, इसका 10% यहाँ डाल देंगे, इसका 50% यहाँ डाल देंगे, तो इससे भी हमारे पास एक लिमिट आ जाएगी, दिस माइनस दिस करके एक लिमिट यहाँ पे आ जाएगी और एक लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। इन तीनों लिमिट में से ऐसे यहाँ पे, इन तीनों लिमिट में से जौन सी भी लिमिट लीस्ट होएगी, जौन सी भी लिमिट हमारी लीस्ट होएगी, जो भी अमाउंट हमारा लीस्ट होएगा, वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा, वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात? वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा। बताइए इतना समझ में आया? अभी मैं इसको सारे को लिखवाऊंगा आपको, उसके बाद हम इसका एक बार फिर से समझाऊंगा और एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। पहले बताइए समझ में आया? मोटे तौर पे समझ में आया क्या ये? चल बोलिए। कौन सा है डीएनएस, कौन सा है लास्ट वाला अलाउंस? डीएनएस अलाउंस, हाँ ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी हमें पढ़ना है। अलाउंसेस में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम फुली टैक्सेबल अलाउंस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब पढ़ेंगे। कमीशन में क्या लिखा है आज, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी आप बस इतना समझ लो, एक अलाउंस होता है जिसका नाम डीएनएस अलाउंस। कमीशन में क्या लिखा है सर? कमीशन में मैंने लिखा है एक दो चीजें होनी चाहिए कमीशन को इसमें इंक्लूड करने के लिए। पहले तो वो कमीशन सेल्स टर्नओवर की होनी चाहिए, और दूसरा वो परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस होनी चाहिए। ठीक है, जब पहले एक बार ऐसे लिखते हैं इसको, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले आप लिखना शुरू करें। सर एक बार ये बता दो कि रेंट पेड माइनस 10% आरबीएस वाला वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आरबीएस समझ में आ गया, लेकिन वो उसमें से 10% आरबीएस माइनस क्यों कर रहे हो? सर क्यों किया है ये पूछ रहे हो? यस सर। बिल्कुल मत पूछो, क्यों का कोई सवाल नहीं होता इनकम टैक्स में, लॉ में कोई जवाब नहीं है। जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा करना है। कोई, मैं बता रहा हूं देखो, इसमें कोई क्यों का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? जिसने जैसे लॉ बनाया वैसे हमें पढ़ना है, ऐसे ही बना हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों मत पूछो, जो है वो क्या है वो पूछ लो कि सर ये समझ नहीं आया, ये करना क्या है वो पूछ लो। क्यों करना है कोई मतलब नहीं। अब मैं आपसे बोलूं सर यहाँ 50% क्यों लिया, 40 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया, है कि नहीं? तो सर ये फॉर्मूले जो बने हुए, हम फॉर्मूले के पीछे ये नहीं पूछ सकते कि ये फॉर्मूला से क्यों बनाया। फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है, हमें ऐसा ही करना है। अब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपना ऐसा करिए, आईआरएस करिए, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाइए, इनकम टैक्स को बदल दीजिए। ठीक है कि नहीं? तो सर सीरियसली अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम पूछते थे अपने टीचर से, जब हम पढ़ते थे इनकम टैक्स, हमने भी पूछा बहुत बार कि सर ये ऐसा क्या करे, सर ये क्यों ऐसा करे, तो बस वही मिलता था कि सर क्यों का कोई आंसर ही नहीं है। लॉ में जिस तरीके से लिखा हुआ है हमें वही पढ़ना। अब आप एक बात बताओ, किसी की कोई गुनाह किया किसी ने, उसकी सजा 3 साल ही क्यों लिखी गई? अब सर 4 क्यों नहीं और 2 क्यों नहीं है? तो सर ये तो हम नहीं बोल सकते ना कि क्यों ऐसा है, जो बना लिखा हुआ है वही करना। आई बात समझ में? अब आप बोलो कि सर स्कूटी पे 2 ही इंसान क्यों जाते हैं, मैं तो सर 3 लोगों को बड़े अच्छे से ले जाऊंगा। भैया वो आप ले जाओगे, आप तो 4 को बिठा के ले जाओगे, लेकिन लॉ बना हुआ है कि स्कूटी पे 2 ही लोग जाएंगे, तो 2 ही जाएंगे। कुछ आप मैं नहीं कर सकता उसके बारे में। तो मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि रेंट एक्चुअली पेड माइनस 10% ऑफ आरबीएस क्यों करते हैं, मैं क्यों नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी हेल्प करता। आई बात समझ में? तो क्यों मत पूछिए लॉ में कभी भी कि क्यों ऐसा हो रहा। चलिए आइए बच्चों लिखना शुरू करते हैं इसको। हाउस रेंट अलाउंस इज एन अलाउंस received from the employer
to meet the expenses of the rent paid if the house is taken on rent. If the house is taken on rent, the entire amount received will not be taxable. Certain portion of the allowance will be exempted. तो इसके बाद लिखिए, ये पूरा कॉपी करिए. Amount of exemption will be calculated as follows. बेटा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है HRA को. Amount of exemption will be calculated as follows. लिख लिया बच्चों? नहीं सर. रुक सर जाओ 2 सर. मिनट. हाँ रुका वो. पोर्ट सिटी कौन से? कोलकाता लिख के सर. हाँ, चारों मेट्रोपॉलिटन है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. सर सिर्फ चेन्नई में है, मतलब चेन्नई में होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा पूरे में. हाँ, सिर्फ चेन्नई में अगर होगा तब 50, अदरवाइज 40. वैसे मतलब इन चारों स्टेट्स में, दिल्ली में है तो 50. सर चेन्नई तो सिटी है ना. हाँ, चेन्नई. सर आरबीएस की क्या फुल फॉर्म लिखी है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स सैलरी. सर सेल्स टर्नओवर के नीचे क्या लिखा हुआ है? बेटा मैं कमीशन में 2 चीजें लिखो. ओनली इफ, ऐसे लिख लो. कमीशन का मैं बता देता हूँ. ओनली इफ इट इज गिवन ऑन sales turnover, only if it is given on sales turnover and expressed in percentage terms. और डीएनएस अलाउंस के नीचे के साथ लिखिए DNS norms के साथ लिखिए only to the extent
only to the extent it forms only to the extent it forms the part of RBS. Only to the extent it forms the part of RBS. आइए बच्चों, अगर सेल्स टर्नओवर की उन्होंने मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया हो अमाउंट और परसेंटेज में ना लिखा हो तो मतलब वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। Come to page number 46. Illustration 4.6. Page number 46. A is entitled to a basic salary of 25,000 per month and a DNS allowance of 5,000 per month, 40% of which forms the part of retirement benefits. He is also entitled to HRA of rupees 10,000 per month. He actually pays 10,000 per month as rent for a house in Delhi. Compute taxable HRA. अभी आप सिर्फ देखोगे, करोगे नहीं। देखो बच्चों, इन्होंने तो सिर्फ HRA का पार्ट बोला है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन से ही हर क्वेश्चन को कंप्लीट भी करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बन जाए। हालांकि इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ HRA का टैक्सेबल क्वेश्चन निकालने को बोला है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट शोइंग, अभी आप नहीं लिखोगे कुछ भी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर ए ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। सबसे पहले बेसिक पे मिली है उसको, कितनी मिली है बेसिक पे? 25,000 पर मंथ, तो 3 लाख हो गई। फिर उसको मिला है डीए, मेन क्वेश्चन में पूरा डीए आएगा 5,000 पर मंथ, तो 60,000 हो गया। तो इसके बाद उसको मिली है एचआरए, कमीशन तो नहीं मिला, एचआरए मिला उसको। रिसीव कितना किया उसने? 10,000 पर मंथ। मैं इनर कॉलम में लिखूंगा और मैं नीचे लिखूंगा एग्जेम्प्टेड लेस एग्जेम्प्टेड सी वर्किंग नोट। ये भी मैं निकालता हूं। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो यहां आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगी मेरी ग्रॉस सैलरी जो भी है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें ये अमाउंट निकालना है, वो अभी हम निकालते हैं। इतना बताइए समझ में आया? ये मांगा नहीं था लेकिन हमने किया है। जल्दी से पहले इतना कॉपी करिए, फिर एचआरए का पार्ट करते हैं। सर डीए हमेशा माइनस करेंगे पहले में? नहीं, डीए ऐड किया है बेटा, ऐड तो मतलब ऐड करेंगे हमेशा? हाँ, डीए भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डीए फुली टैक्सेबल होता है, इसलिए ऐड किया। ठीक। आज आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो क्योंकि अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं ना। इट इज जस्ट लाइक बोनस, जैसे बोनस होता है वैसे ही डीओ। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैम ये 4.6 है, 46 का 4.6, 46 पेज पे इलस्ट्रेशन 4.6। ओके।
चलिए बच्चों, लिख लिया ये? यस सर। चलिए अब हम इसकी HRA का पार्ट करते हैं। तो देखो मैं यहीं पे करता हूं। दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली है, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ HRA, पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव किया? 1,20,000। दूसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ RBS, तो उसने रेंट कितना पे किया है? 10,000 भी पे किया उसने भी, माइनस अभी 10% ऑफ देखते हैं, RBS निकालते हैं अभी। और तीसरी लिमिट है, क्योंकि दिल्ली है, 50% ऑफ RBS, ठीक है कि नहीं? सही है ना? अब RBS निकालते हैं। बेसिक पे 3 लाख, DA कितना है? उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है 60%, नहीं 40%, 40%, तो 60,000 का 40% कितना हो गया? 24,000। कमीशन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 3,24,000 का 10% यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 50% आ गया 1,62,000। तो कितना हो गया ये? ये आ गया ना 120। RBS में DA कैसे लिखा है आपने? बता दो। तो इन तीनों से लीस्ट ये। सर RBS में DA मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है DA के आगे 40% विल गो इनटू RBS, तो DA 60,000 है, हाँ। उसका 40%। ठीक है। संजना समझ में आया? यस सर। पूर्वा आपको समझ में आ रहा है? ये डीए वाला पॉइंट फिर से बताना। कौन सा? ये डीएनएस अलाउंस वाला। मैम DNS अलाउंस उतना ही जाता है RBS में जितना मेंशन्ड होएगा क्वेश्चन में कि इतना परसेंटेज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ RBS। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप रीड करो तो उसमें लिखा हुआ है DA इज 5,000 per month and 40% of DA is going for benefit, retirement benefits। ओके मेन क्वेश्चन में तो फुल आ गया, नीचे RBS में 40% आया। ठीक है। सार्थक समझ में आया? यस सर। यस एक बार जल्दी से इसको कॉपी करिए। सर, डीएनएस अलाउंस उतना ही जाएगा जितना क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, है ना? हाँ जी, डीएनएस अलाउंस आंसर में उतना ही जाएगा जितना क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। आंसर में नहीं, मेन आंसर में पूरा जाएगा, RBS में, आरबीएस में। हाँ मेन क्वेश्चन में तो पूरा जाएगा, मेन क्वेश्चन में ठीक है, हमेशा पूरा जाएगा। हमने पूरा किया है जिससे हमारे को ये भी प्रैक्टिस होती रहे। उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था टैक्सेबल पोर्शन कितना है HRA का, तो टैक्सेबल पोर्शन HRA का ये है। आज हम यहीं रोकेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। पहले आप इसको आराम से कॉपी करके मेरे को बताइए आपको समझ आया कि नहीं। अभी आप मान, ये मैं बता दूं आपको, HRA में इतने खुश मत होइए कि सर तो बड़ा इजी है। ये HRA का हमने सिर्फ अभी 20% पार्ट किया है, अभी HRA में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, कल करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। हो गया बच्चों? अब आपको ये समझ आ गया कि बेसिक पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कंफ्यूज नहीं होना।
मेन क्वेश्चन यही है, ये सिर्फ हमारा एक वर्किंग नोट है। बताओ बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? यस कोई डाउट नहीं किसी के भी मन में? कोई डाउट तो नहीं है? श्रेय आपको समझ आया? सर। जी सर 50% ऑफ आरबीएस निकालने का फायदा क्या हुआ? सर वो तो मैंने आपको बताया ना सर, 3 लिमिट्स, 1, 2 और 3, इसमें से जो भी लीस्ट होता, अब इसमें ये लीस्ट आ गया, अगर ये भी तो लीस्ट आ सकता था। इन 3 लिमिट्स में से जो सा लीस्ट अमाउंट होगा वो ले लिया एग्जेम्पशन। हमारे इस क्वेश्चन में ये वाली लीस्ट आ गई, सेकंड लिमिट आ गई, किसी में फर्स्ट आ जाएगी, किसी में थर्ड आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक। तो बच्चों कल हम सेम टाइम पे मिले, 7 to 8:30, सॉरी 6 to 7:30। सर कल दिन में नहीं रख सकते? यार कल दिन में मतलब कितना सर दिन मेरे में? कॉलेज होता है सर, मेरा कॉलेज होता है। हाँ वही है, दिन में कितना दिन में, मतलब ज्यादा दिन में तो नहीं रख पाऊंगा, कितना दिन में? यही टाइम सही है ना, हमारा टाइम सेट हुआ है। बताओ सर तुम्हारा कोई दोपहर, दिक्कत था? परफेक्ट टाइम। सर दोपहर सी को रख लो कभी। नहीं कल यार ये हमारा टाइम सेट हुआ है, अभी अभी तुम यही रखने दो मेरे को, सही है? कल 6 to 7:30 ठीक है बच्चों? 6:30 रख लो सर कल। हाँ ठीक है। 6:30 कर लो। 6:30 कर लो चलो इतना, हाँ, लेकिन मैं आगे चेंज नहीं करा करूंगा, हाँ, टाइम हाँ, सेट करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 6:30 कल कर लो, ठीक है? 6:30 रख ले कल। यस ओके हो गया, Okay, सब sir. जगह से, सब जगह से ओके हो गया। तो ठीक है बच्चों, बस आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको जितना मैंने करवाया है उन क्वेश्चंस को ही फिर से करना है। जो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं को फिर से रीड करना है आपको, कोई नया क्वेश्चन नहीं करना। कल हम इसका लेवल बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कल हमारे अलाउंसेस खत्म हो जाए। तो 6:30 to 8 कल क्लास है हमारी, आप रीड करके रखिएगा इसको, ठीक है बच्चों? चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय बाय। थैंक यू। ओके बेटा।